हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए दो नए टॉपिक, जिनमें से पहला है पार्ट्स पर मिलियन और दूसरा है मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। बोर्ड की दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान है। तो आइए देखते हैं, पहला टॉपिक है हमारा पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में इसको भाई पीपीएम भी कह देंगे। पीपीएम होगा क्या, समझे। ये यूज में कब आएगा? यूज में तब आएगा जब किसी विलयन में जो विलय की कंपैरिजन में विलय का जो रेशो होगा बहुत माइनर होगा या बहुत कम होगा। मतलब जहां पर विलय का अमाउंट तो बहुत ज्यादा हो लेकिन विलय का अमाउंट क्या हो, बहुत कम हो, तो वहां पे उस विलयन की जो सांद्रता को व्यक्त करने की यूनिट आएगी, हमारे पास इकाई आएगी, वो क्या आएगी? पीपीएम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें मान लिया जल की कठोरता का मापन करना हो कि भाई जल की कठोरता क्या है, तो वहां पे पीपीएम यूज होगा। ये जैसे टूथपेस्ट करते हैं आप लोग सभी, तो टूथपेस्ट में क्या होगा भाई? फ्लोराइड, बहुत माइनर, बहुत अल्प मात्रा में फ्लोराइड यूज हुआ, तो जो फ्लोराइड का रेशो या फ्लोराइड की जो यूनिट बता देगा, तो वहां पे जो टूथपेस्ट हमारा यानी जो विलियन है, वहां पे उसकी सांद्रता किसमें व्यक्त की जाएगी? हमारी पीपीएम में की जाएगी। पहले समझते हैं इसको, पीपीएम होगा क्या। तो पीपीएम होगा भाई पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब भाई 10 लाखवा हिस्सा। जैसे प्रतिशत हुए, समझे, जैसे प्रतिशत या परसेंट, तो पर प्लस सेंट मतलब प्रत्येक 100वें हिस्से से अगर हम कंपैरिजन कर देंगे तो परसेंट कहलाया, प्रतिशत कहलाया। ऐसे ही यहां पे पार्ट पर मिलियन क्या है? 10 लाखवें हिस्से से तुलना करेंगे हम। किसकी? विलायक के। विलायक के 10 लाखवें हिस्से से अगर विलय के अणुओं की तुलना कर देंगे तो वही क्या कहलाएगी? हमारी पीपीएम कहलाएगी। डेफिनेशन लिख दे रहा, समझे क्या होगी डेफिनेशन बेटा? किसी विलियन के 10 लाख अवयवों में उपस्थित विलय के अवयवों की मात्रा ही उस विलयन में विलय का पीपीएम कहलाती है। पीपीएम मतलब पहले पी का मतलब पार्ट्स, दूसरे पी का मतलब पर, और एम का मतलब यहां पे मिलियन। क्या लिखा मैंने? किसी विलयन के 10 लाख अवयव में अगर हम विलय के कुल कितने अवयव है ये जान ले तो वही क्या कहलाएगी? उस विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाएगी। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? फॉर्मूला होगा भाई इसका पीपीएम बराबर विलय का भार, बेसिकली भार में यूज होगी भाई ये, और भार किसमें भाई? ग्राम में, अपॉन विलियन का भार। ये भी किसमें होगा बेटा? ग्राम में। अब देखो, जैसे हमें किसी का परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज में किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? 100 से। लेकिन यहाँ पे क्या निकाल रहे? पीपीएम। तो पीपीएम में किससे करेंगे भाई? 10 की घात 6 यानी 10 लाख से। तो इसका फॉर्मूला होगा, यानी पीपीएम वर्ग का फॉर्मूला होगा विलय का भार ग्राम में अपॉन विलियन का भार वो भी ग्राम में, और गुना कितना होगा भाई? 10 की घात 6। इसका यूज कहां हो सकेगा? तो यूज जैसे मैंने अभी बताया, अभी जल की कठोरता के निर्धारण में या दूसरा वायुमंडल में प्रदूषकों की गणना में आदि। तो आदि यानी कि ऐसे इस तरह से हम इसको क्या कर सकेंगे? यूज में ला सकेंगे। अब कई बार क्या करेगा वो, इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी कर लेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो न्यूमेरिकल किस टाइप से करेगा? चलो इसे ले लें, या यहां पे समझेंगे। मान लो इसने हमारे पास दिया कि भाई 500 ग्राम एक टूथपेस्ट, 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा
0.02 ग्राम है, तो विलयन में विलेय के ppm की गणना कीजिए। मान लिया हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है, 500 ग्राम टूथपेस्ट है, उसमें जो फ्लोराइड की मात्रा है यानी विलेय की मात्रा है वो कितनी है, 0.2 ग्राम है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे विलेय की मात्रा ज्ञात करनी, किसमें भाई, पीपीएम में। तो क्या करेंगे, कुल विलयन हो गया भाई यहाँ पे 500 ग्राम, तो सॉल्यूशन इनके विलयन का द्रव्यमान कितना होगा बेटा, 500 ग्राम, विलेय का द्रव्यमान ये होगा बेटा 0.02 ग्राम। इसके बाद फॉर्मूले पर आ जाओ। फॉर्मूला क्या कह रहा हमारा, फॉर्मूला कह रहा पीपीएम बराबर होगा विलेय का भार ग्राम में अपॉन विलयन का भार भी ग्राम में और गुना 10⁶। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज डायरेक्ट कर दे रहा यहाँ पे, यानी पीपीएम बराबर विलेय का भार कितना बेटा, 0.02 ग्राम अपॉन विलयन का भार कितना भाई, 500 ग्राम। और यहाँ पे फॉर्मूले से गुना में क्या कर देना भाई हमें 10⁶, तो मल्टीप्लाई 10⁶। इसको सोल्व कर ले भाई। सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करेंगे इसको, पीपीएम बराबर 0.02 या 10⁶ को ऐसे लिख ले भाई, 10⁵2 और गुना 10⁵4। तो यहाँ पे क्या होगा, इस 10⁵2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट खत्म कर देगा, तो ऐसा आ जाएगा 2/500 इंटू 10⁴। अब 2 जीरो से यहाँ पे 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास पीपीएम बराबर 2 गुना 2/5 और गुना 10⁵2। 10⁵2 को क्या लिख सकेंगे भाई, 10⁵2 को लिख सकेंगे हम 2/5 गुना 100। तो यहां से क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 20 और 20 दूनी 40, यानी विलेय का जो आ गया कितना आ गया भाई, 40 ppm, 40 ppm आ गया। यानी टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड होगा वो कितने होगा, 40 ppm होगा। आई होप आपको न्यूमेरिकल भी समझ आया होगा और पूरा टॉपिक, पूरा कांसेप्ट समझ भी आ गया होगा पार्ट्स पर मिलियन का। आज देखते हैं भाई ये मोलन्स या मोल प्रभाज। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, मोलन्स या मोल प्रभाज। मोलन्स या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। क्या होगा समझे, देखो मोलन्स या मोल प्रभाज क्या होगा। मान लिया हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हमारे जो सिलेबस में यहाँ पे द्विवंगी यानी बाइनरी सॉल्यूशन है, द्विवंगी विलयन है। द्विवंगी विलयन का मतलब क्या है, उसमें एक विलेय है और एक विलायक है। अब उसको ध्यान में रखते हुए समझे मोलन्स या मोल प्रभाज होगा क्या। मान लिया हमारे पास कोई विलयन है जिसमें 2 अवयव है, एक विलेय है और एक विलायक है, तो हम जिसका भी मोलन्स निकाल लेंगे, मान लिया अगर हमें विलेय का मोलन्स निकालना हुआ तो उस विलेय के मोलों की संख्या यानी कि ऊपर, या जिसका भी मोलन्स निकालना हो उन उसके मोलों की संख्या को अगर हम विलयन के कुल मोलों की संख्या से डिवाइड कर दें तो वो अनुपाती क्या कहलाएगा, हमारा मोलन्स या मोल प्रभाज कहलाएगा। फिर से सुने क्या बोला मैंने बोला अगर किसी विलयन में हमें किसी अवयव का मोलन्स निकालना हो तो जिसका हमें मोलन्स निकालना उसके मोलों की संख्या को विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या से डिवाइड कर दें तो जो रेशो मिलेगा वही कहलाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन या मोलन्स या मोल प्रभाज। डेफिनेशन से समझ आएगा। देखो क्या बोला मैंने बोला था किसी विलयन में उपस्थित घटक यहां पे 2 हो सकेंगे भाई, या तो विलेय हो सकेगा बेटा या फिर विलायक हो सकेगा। के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या
विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही उस अवयव मतलब या घटक कहने भाई, उस घटक मतलब या तो विलेय होगा भाई या विलायक होगा का मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाता है। यानी यहां पे क्या कहा कि विलयन में उपस्थित जो घटक, हमें किसी एक का निकालना होगा, यहाँ पे विलेय या विलायक का, तो जिसका निकाल रहे हम उसके मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा भाई, हमारा मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाएगा। इसको रिप्रेजेंट दो तरीके से कर सकेंगे। अगर बात करें भाई हम रोमन, तो रोमन अक्षर की बात करें तो रोमन अक्षर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा स्मॉल एक्स से। और बात करें भाई ग्रीक अक्षर की, तो ग्रीक अक्षर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई हम काई से। दोनों से कर सकते हैं आप किसी को भी। और यहाँ पे अगर हम रोमन अक्षर से प्रदर्शित कर रहे हैं तो यहाँ पे स्मॉल रूप में लिख दिया जाएगा भाई विलायक यानी अवयव या विलेय, जिसका भी हमें निकालना होगा। और सिमिलर यहाँ पे भी लिख दिया जाएगा भाई विलायक, जिसका भी हमें निकालने होंगे वो एक या फिर विलेय। देखो समझते हैं। मान लिया मेरे पास एक द्विवंगी विलयन है। द्विवंगी विलयन किस किस से भाई, मान लिया पहला उसमें जो विलायक है बेटा वो पानी है, और जो विलेय है वो क्या है भाई, ग्लूकोज है। एग्जांपल समझने की कोशिश करें, मोल अंश या मोल प्रभाज होगा क्या। मेरे पास मान लिया विलयन है जिसमें विलायक क्या है, पानी है, और विलेय को क्या है भाई, ग्लूकोज। चलो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये है भाई विलायक और ये है हमारा विलेय। अब मैंने मान लिया कि जो पानी के मोलों की संख्या है वो मान लिया NH2O है, और जो ग्लूकोज के मोलों की संख्या है वो NC6H12O6 है। ये इनके मोलों की संख्या है दोनों की। अब अगर हमें किसी इनमें से किसी एक का मोल अंश निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। देखो मान लिया पहले सबसे पहले मुझे मान लिया जल का मोल अंश निकालना, तो मैंने क्या कहा X लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे, जिसका मोल अंश निकालना होगा उसको, बराबर। अब डेफिनेशन पर आ जाए। डेफिनेशन में क्या कहा, डेफिनेशन में कहा गया कि विलयन में उपस्थित घटक, यहाँ पे घटक किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, तो उसके मोलों की संख्या, और भाई डिवाइड किससे करेंगे, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो विलयन में यहाँ पे दो अवयव उपस्थित है, जिनमें से पहला कौन सा बेटा, वाटर यानी उसके मोल, और प्लस दूसरा कौन सा भाई, ग्लूकोज यानी उसके मोल, C6H12O6। तो ये आ जाएगा हमारा इस तरह से, यानी कि वाटर या पानी का मोल अंश। अगर दूसरा इसी टर्म में हम निकाल लें भाई किसका, ग्लूकोज का, तो X लिखेंगे और यहाँ पे इसका फॉर्मूला C6H12O6। अब जब ग्लूकोज का निकालेंगे तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे, यानी यहां से आ जाएगा बेटा NC6H12O6 डिवाइड बाई NH2O प्लस NC6, यहाँ पे C है सॉरी, C6H12O6। तो यहां पर जाएगा NC6H12O6। मतलब भाई जिसका निकालना होगा हमें उसके मोलों की संख्या ऊपर और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या नीचे। तो इस तरीके से क्या कर सकेंगे हम, किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक दोनों का अलग अलग मोल अंश या मोल प्रभाज निकाल सकेंगे। अब अगर मैं इसको मान लूं समीकरण नंबर 1, उसको मान लूं मैं समीकरण नंबर 2, तो समझते हैं। तो आइए समझते हैं क्या बोला मैंने, उसको सरल भाषा में समझा रहा। रिप्रेजेंट किससे करेंगे भाई मोल अंश को, x, जिस भी अवयव का निकालना होगा, मैं मान लीजिए सपोज अगर विलेय का निकालना तो विलेय लिखेंगे, और अगर विलायक का निकालना तो विलायक का लिखेंगे। अगर विलेय के मोलों की संख्या n विलेय हो तो यहां पे n विलेय अपॉन विलयन, विलयन में विलेय और विलायक होंगे, जिनमें से मान लिया मैंने n विलेय, विलेय के मोलों की संख्या है, और भाई n विलायक, विलायक के मोलों की संख्या। तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या होगी बेटा, दूसरी कंडीशन में विलायक का मोल अंश निकाल रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा भाई, n विलायक अपॉन
एन विले और प्लस एन विलायक। तो दूसरी कंडीशन हमारी ये है, यानी कुछ नहीं बोला मैंने, केवल और केवल इसी बात को और सरल बनाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको मान ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसको मान ले इक्वेशन नंबर सेकंड। तो क्या करो, जोड़ दो इनको। जब जोड़ोगे आप लोग तो भाई लेफ्ट साइड में जोड़ देंगे। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, जोड़ दो भाई। तो हमें पता है लेफ्ट साइड में जुड़ेगी, तो ऐसा हो जाएगा एक्स विले प्लस एक्स विलायक बराबर हो जाएगा एन विले अपॉन एन विले, यहां पे ये वाला एन विले जू का तो बेटा प्लस एन विलायक जू का तो। ये बात लिखी मैंने केवल अभी तक। अब इसके बाद प्लस ये है दूसरी, यानी प्लस एन विले अपॉन एन विले प्लस एन विलायक। अब क्या करें भाई, एलसीएम लेंगे मान लिया इनका, तो यहां से आ जाएगा आपके पास एक्स विले प्लस एक्स विलायक बराबर, एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, हर समान है, तो यहां से आ जाएगा आपके पास एन विले प्लस एन विलायक, ऊपर सेम भाई ये वाला एन विले एज इट इज, और प्लस सॉरी यहां पे दूसरी टर्म में विलायक है एन विलायक। एन विलायक। तो अब देख रहे हैं यहां पे भाई न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे दोनों से, यानी कि हमारे पास एक नई वैल्यू निकल के आई। यहां पे लिख दे रहा बेटा मैं नीचे, तो यहां से हमारे पास आया निकल करके भाई एक्स विले प्लस एक्स विलायक और बराबर 1। ये बात हमेशा याद रखेंगे और बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल में बेहद यूजफुल होगी। मतलब अगर कोई द्विअंगी विलयन है तो उसके सभी अवयवों का मूलंश, यानी दोनों अवयवों का मूलंश का जो योग होगा हमेशा 1 होगा, ना कभी 1 से ज्यादा होगा और ना कभी 1 से कम होगा। तो इस तरह से आप इसको न्यूमेरिकल में यूज में ला सकते हैं। तो आइए बच्चों, दो क्वेश्चन है हमारे पास मूलंश या मोल प्रभाजी के। तो देखो पहला क्वेश्चन है, 46 ग्राम एथेनॉल को 90 ग्राम जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन में एथेनॉल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अब देखो यहां से एक बात क्लियर है, 40 ग्राम एथेनॉल है और 90 ग्राम जल है। हम पहली वीडियो में बता रहे थे सबसे पहले में कि जिसका वेटेज कम होगा वो विलेय होगा। मतलब एक बात क्लियर है यहां से कि 40 ग्राम एथेनॉल जो है ना भाई ये विलेय है, और जो वाटर है यानी कि 90 ग्राम जो जल है वो क्या है, विलायक है। तो आइए, तो हमारे पास यानी कि विलेय, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है भाई। तो विलेय कौन है, एथिल एल्कोहल, मतलब C2H5OH का भार कितना है बेटा, ये है 46 ग्राम। दूसरा दिया इसने भाई जल यानी विलायक, तो भाई विलायक यानी H2O का भार ये दिया बेटा इसने 90 ग्राम। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मोलंस किसका, दोनों का, एथेनॉल का भी और जल का भी। तो यहां पे लिख दे रहा भाई मैं पहले जल का मोल अंश। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका बताए थे आपसे कि भाई x लिखेंगे और जिसका निकालना होगा उसके फॉर्मूले को हम नीचे लिख देंगे, ये इसका फॉर्मूला होगा, यानी कि रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। अब फॉर्मूला बताइए कि जिसका हमें मोलंस निकालना है उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को नीचे, तो यानी NH2O और प्लस NC2H5OH। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे NH2O यानी कि जल के मोलों की संख्या वो तो है नहीं हमारे पास, तो निकाल लेंगे भाई। किस तरह से निकाल लेंगे, हमें पता है कि जो मोलों की संख्या का फॉर्मूला है
मोलों की संख्या। अगर हमें किसी भी अवयव के मोलों की संख्या निकालनी हो तो उसका भार और डिवाइड बाई किससे कर देंगे, इसके अणुभार से, तो वहां से निकल कर जाएगी हमारे पास मोलों की संख्या। तो निकालो भाई, वाटर का जो भार दिया इसने कितना दिया भाई, 90 ग्राम, और अणुभार, अणुभार देखो किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पे निकाल दे रहा मैं H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन के मोलिक्यूल कितने हैं, 2, और हमें पता है कि एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना, 1, ऑक्सीजन 1 है, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना, 16, तो 2 एकम 2 और 16 18, यानी कि जो जल का अणु भार आया कितना आ गया भाई, 18 आ गया। तो डिवाइड करेंगे, 18 पंजे 90, यानी हमारे पास जो जल के मोलों की संख्या है कितनी है बेटा, 5 आई। उसके बाद बात करें किसके भाई, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, यानी NC2H5OH। यहां से भी फॉर्मूला भाई भार बटे अणुभार, तो भाई भार दिया उसने कितना बेटा 46, अणुभार निकाल लो, फॉर्मूला इसका C2H5OH। तो कार्बन, कार्बन का परमाणु भार 1 का 12, 2 का कितना हो जाएगा 12 गुना 2। इसके बाद हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो 5 का कितना भाई 5 गुना 1, प्लस ऑक्सीजन का 16 और फिर हाइड्रोजन का 1, तो 12 दूनी, यहां पे लिख दे रहा भाई, 12 दूनी 24 प्लस 5 एकम 5 प्लस 16 और प्लस 1, यानी टोटल आ गया यहाँ पे 46। तो यहाँ वैल्यू भी 46, अणुभार यहाँ पे रख देंगे। अब 46 से 46 कैंसिल, तो कितना आ गया 1, यानी मेरे पास जो NH2O की वैल्यू आई वो 5 आई और NC2H5OH की जो वैल्यू आई वो 1 आई। अब ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे आप लोग, तो करिए भाई। तो आइए वैल्यू रखते हैं हम जल का मोलंस, यानी हमें अब निकालने जा रहे हैं भाई XH2O, तो बराबर जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या कितनी है जी भाई हमारे पास 5, अपॉन जल के मोल की संख्या 5 प्लस एथेनॉल के मोल की संख्या 1, तो यहां से आ गया हमारे पास 5/6। डिवाइड करें वैसे तो 0.50, 6 48, 2 6 18, 6 18, तो ये वैल्यू किसकी आई हमारे पास, ये वैल्यू आई हमारे पास जल का मोलंस की। अब अगर हमें निकालना हो किसका भाई, दूसरा काश ने एथेनॉल का भी निकालना, तो भी एक अभी 2 मिनट पहले हम फॉर्मूला लिखे थे बेटा कि जितने भी मोल हो, मोलंस हैं, उनका अगर हम योग करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी भाई 1 आएगी। ये बात अभी अभी पढ़ी थे, यानी x विलय प्लस x विलायक बराबर 1। तो यहां से हमारे पास अगर हमारे पास इसकी वैल्यू और उसकी निकालना हो तो क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे भाई इसको, C2H5OH, तो ऐसा होगा 1 माइनस x H2O। मतलब अगर मुझे एथिल अल्कोहल की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, 1 में से लेस कर दूंगा, किसके मान को, जल के मोलंस को, तो करवा दो भाई। तो ऐसा हो जाएगा x C2H5OH बराबर 1 माइनस कितना भाई 0.0833, तो यहां से आ जाएगा बेटा x C2H5OH बराबर 0.1667 आंसर। तो इस तरह से ये हो गया भाई हमारा विलायक का, विलय का, और ये हो गया हमारा विलायक का, सॉरी ये हो गया विलय का और ये हो गया हमारा विलायक का। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर सकेंगे। अब इसी अप्रोच का यूज करते हुए, इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये कह रहा भाई 117 ग्राम नमक को 360 ग्राम जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन में नमक तथा जल के मोल अंश की या मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो देखें भाई यहाँ पे, यानी कि जो नमक क्या है भाई विलय है और जल क्या है विलायक है। कैसे पता लगा, क्योंकि विलायक का अमाउंट ज्यादा है 360 है और विलय का यानी नमक का अमाउंट कम है। तो यहां सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे निकाल लेंगे भाई नमक यानी विलय का भार, कितना दिया बेटा इसने, इसने दिया भाई हमसे 117 ग्राम, जल यानी विलायक का भार कितना दिया बेटा इसने दिया 360 ग्राम। अब क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकाल लो। तो मैं मान रहा कि मोलों की संख्या भाई इससे रिप्रेजेंट कर देंगे हम NaCl, इसका मतलब है नमक के मोलों की संख्या। तो फॉर्मूला भी होता है आपसे क्या बेटा, भार बटे अणुभार। तो भार दिया भाई उसने 117, अणुभार निकाल लो। अणुभार कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है भाई NaCl, Na मतलब सोडियम, सोडियम को होगा बेटा परमाणु भार 23 यानी 23, क्लोरीन को होगा 35.5
5, दोनों को आप जोड़ दो कितना जाएगा भाई 58.5। यानी कि जो NaCl का अणुभार आया कितना है भाई 58.5। डिवाइड कर दो आप यहां से तो कितना जाएगा, यहां से वैल्यू हो जाएगी इसकी 2 मोल। यानी कि नमक के मोलक संख्या कितनी आ गई भाई 2 मोल आ गई। इसके बाद बात करें भाई वाटर यानी कि NH2 जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या फॉर्मूला सेम, भार बटे अणुभार। भार कितना दिया उसने 360 ग्राम। अणुभार निकाल लो भाई, तो H2O हाइड्रोजन कितने 2, एक ऑक्सीजन 16, तो 16 और 2 18, अभी निकालने भी थे 18 था भाई, तो डिवाइड करो 18 दूनी 36। यानी कि इसके कितने आगे भाई, इसके आगे 20 मोल। यानी कि फॉर्मूला है हमारे पास, जो नमक के मोलक संख्या आई वो 2 मोल आई और जो वाटर के मोलक संख्या आई वो कितनी आई 20 मोल आई। अब एग्जैक्ट फॉर्मूले पर चले जाओ, कौन से पर भाई, यानी एक्स पहले मान लिया हमें निकालना है भाई नमक का, तो NaCl। तो फॉर्मूले में बताते हैं कि जिसका हमें मोलंस निकालना हो उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे, तो 2 अपॉन कुल मोलों की संख्या, तो कुल कितने भाई 2 प्लस 20। तो यहां से सोल्व करेंगे तो 2 बटे 22 यानी 1 बटे 11। इसको चाहे यहीं पर भी रोक सकते हैं या कैलकुलेशन करते हैं कितना जाएगा भाई 0.09 के समथिंग आ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन करना आपका काम। इसके बाद दूसरे बात करें इसका मोलेंस हमें अब निकालना है भाई वाटर का। तो वाटर का मोलेंस निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, हमें पता है फॉर्मूला है भाई XH2O प्लस XNaCl, तो इनका योग कितना होगा 1 होगा। तो यहां से अगर मैं पक्षांतर करूंगा तो यहां से जाएगा 1 माइनस XNaCl। तो X यानी वाटर का मोलेंस बराबर आ जाएगा हमारे पास बेटा यहां से 1 माइनस 1 अपॉन 11। तो यहां से आ जाएगा भाई 11 माइनस 1 अपॉन 11 बराबर 10 अपॉन 11। यानी कि जो वाटर का मोलेंस आया वो कितना है भाई हमारे पास 10 बटे 11 आया, और जो नमक का मोलेंस आया वो कितना आया 1 बटे 11 आया। तो इस तरह से आप मोलेंस या पीपीएम के टॉपिक को दोनों को क्लियर कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में अपने अच्छे नंबर ला सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़े रहिए नित्यम क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।